हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के इनसाइड हमने डिस्कस किया बेटा हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं और सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो टॉपिक बेटा आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की बेटा हम एप्लीकेशन को आज डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस की बेटा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो देखो, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इन एप्लीकेशन को बेटा यूज किया जाता है इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए कि जो आपकी इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। बेटा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है देखो, फॉर ए करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन राइट हैंड साइड। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा उसके बेस पे इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन इक्वेशन की राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन के इक्वल होगी। दोबारा से समझो बेटा, जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन को बेटा हम यूज करते हैं इक्वेशन को चेक करने के लिए, मीन जो आपकी इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा उसके अंदर हम देखते हैं जो इक्वेशन है, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म और राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन अगर सेम है तो आपकी इक्वेशन की होगी बेटा करेक्ट होगी। देखो यहाँ पे फॉर ए करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन बेटा इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन राइट हैंड साइड, इक्वेशन की राइट हैंड साइड की ईच टर्म के बेटा। इस एप्लीकेशन को बेटा हम कुछ क्वेश्चन की सहायता से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो देखो, चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस ऑफ 80 स्क्वायर। बेटा दोबारा से देखो, चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस ऑफ 80 स्क्वायर। आपको इक्वेशन दिए बेटा s इज इक्वल टू यूटी प्लस ऑफ 80 स्क्वायर। s स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, a स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है बेटा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t स्टैंड फॉर टाइम, u स्टैंड फॉर वेलोसिटी और वेलोसिटी होती है बेटा आपकी मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखो बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा जो आपकी इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं। सबसे पहले एप्लीकेशन जो फर्स्ट है उसको अप्लाई करते हैं बेटा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की टर्म ली बेटा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है s। सबसे पहले हम s की डायमेंशन निकालेंगे बेटा, डायमेंशन ऑफ s स्टैंड फॉर बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की आपकी डायमेंशन होती है बेटा l। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में बेटा इक्वेशन के। जो राइट हैंड साइड की टर्म है बेटा वो है ut प्लस ऑफ 80 स्क्वायर। यहाँ पे एक टर्म बेटा ये है राइट हैंड साइड में और एक टर्म आपकी ये है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं बेटा डायमेंशन ऑफ ut। u स्टैंड फॉर बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए बेटा l और सेकंड के लिए आपका t, इनटू में क्या बेटा t, टाइम, t स्टैंड फॉर टाइम, टाइम के लिए बेटा t, t से t कैंसिल आउट, तो यहां से आपकी जो डायमेंशन निकलेगी बेटा ut की वो निकलेगी l। बेटा अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जो सेकंड टर्म है उसकी ओर, हाफ 80 स्क्वायर। हाफ बेटा कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो हम निकालते हैं बेटा a स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए बेटा आपका l और सेकंड स्क्वायर के लिए t का स्क्वायर बेटा, इनटू में t यानी t स्टैंड फॉर टाइम यानी कि t का स्क्वायर, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल आउट बेटा, यहाँ पे क्या निकल गया आपकी l। तो यहाँ पे देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन के, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो आपकी इक्वेशन है बेटा ये क्या है करेक्ट है। दोबारा से समझो बेटा, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमें क्या बताती है, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म और इक्वेशन की राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। अगर डायमेंशन सेम है तो ही आपकी इक्वेशन क्या बेटा करेक्ट है। देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमने क्या किया, इक्वेशन ली बेटा s इज इक्वल टू यूटी प्लस ऑफ 80 स्क्वायर। यहाँ पर जो s है वो स्टैंड करता है डिस्प्लेसमेंट के लिए और t स्टैंड करता है बेटा टाइम के लिए, a स्टैंड होता है एक्सीलरेशन के लिए वो होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर और u स्टैंड करता है बेटा वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी होती है आपकी मीटर पर सेकंड बेटा। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन को बेटा, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की उसको अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म ली बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ एक टर्म है s, तो डायमेंशन ऑफ s स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की आपकी डायमेंशन होती है बेटा l।
तो उसके बाद हम चलते हैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड में बेटा। राइट हैंड साइड की जो आपकी इक्वेशन है वो बेटा ut प्लस ऑफ at स्क्वायर। यहाँ पर दो टर्म है बेटा राइट हैंड साइड में, एक आपकी ये टर्म और एक आपकी ये टर्म बेटा। सबसे पहले हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ ut। u स्टैंड फॉर बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है आपकी मीटर पर सेकंड। मीटर के लिए बेटा हम यूज करेंगे l और सेकंड के लिए t। इनटू में बेटा टाइम, t स्टैंड फॉर टाइम, यानी कि इसके लिए भी t से t कैंसिल आउट बेटा, यहाँ पे आपकी डायमेंशन निकल गई l। उसके बाद हम चलते हैं बेटा सेकंड टर्म की ओर। ऑफ क्या आपकी कांस्टेंट टर्म में बेटा, और कांस्टेंट टर्म की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, यानी कि a स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए हम यूज करते हैं l और सेकंड के लिए t स्क्वायर बेटा। इनटू में t स्टैंड फॉर टाइम, यानी कि t का स्क्वायर। t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल आउट बेटा, तो आपकी यहाँ पे भी डायमेंशन क्या निकल गई l। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म के डायमेंशन इक्वल है राइट हैंड साइड की इस टर्म के डायमेंशंस के। तो इस तरीके से जो आपकी ये इक्वेशन है ये क्या बेटा डायमेंशनल तौर पे करेक्ट है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा एक बार उसको देखो अच्छे से समझो। चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g बेटा। t स्टैंड फॉर टाइम, l स्टैंड फॉर लेंथ, g स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि बेटा मीटर पर सेकंड स्केल। सबसे पहले हम बेटा एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। जो एप्लीकेशन का रूल है वो क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड की ईच टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूला के बेटा। मींस लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होगा राइट हैंड साइड के डायमेंशन के, ईच टर्म के बेटा, प्रत्येक टर्म के। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा जो आपकी टर्म है वो सिर्फ एक है t स्टैंड फॉर टाइम। डायमेंशन ऑफ t क्या निकलेगी बेटा आपकी t। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड की बेटा। राइट हैंड साइड की आपकी टर्म है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। आपको पता है बेटा 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो डायमेंशन ऑफ अंडर रूट l बाई जी। l स्टैंड फॉर बेटा लेंथ, लेंथ के लिए आपका आ गया l। g स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए हम यूज करेंगे बेटा l और सेकंड के लिए यूज करेंगे t स्क्वायर। तो l से l कैंसिल आउट बेटा, अंडर रूट t स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ गया आपकी बेटा t आ गई। मींस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ईच टर्म, यानी कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म और राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन क्या आपकी सेम है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी आपकी डायमेंशनल तौर पे क्या है, करेक्ट है। दोबारा से समझो बेटा एक बार इस इक्वेशन को। देखो एप्लीकेशन में क्या कहती है, एप्लीकेशन में कहती है कि इक्वेशन को हम तभी करेक्ट मानेंगे जब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म और राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होगी। लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म और राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन अगर सेम है तभी आपकी इक्वेशन क्या करेक्ट है बेटा। यहाँ पे देखो आपकी इक्वेशन क्या थी, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। t स्टैंड करता है बेटा टाइम के लिए और l स्टैंड फॉर लेंथ, g स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होती है बेटा आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं बेटा हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की टर्म आपकी t बेटा, यहाँ से डायमेंशन निकालते हैं हम, t की निकल गई बेटा t स्टैंड फॉर टाइम। अब हम राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं इक्वेशन में। राइट हैंड साइड की जो आपकी टर्म है बेटा इक्वेशन की 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। 2 पाई आपकी कांस्टेंट टर्म है बेटा, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो अब हम डायमेंशन निकालेंगे अंडर रूट l बाई जी की। l स्टैंड फॉर लेंथ, लेंथ के लिए बेटा l अंडर रूट के अंदर बेटा। g स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए l और सेकंड स्क्वायर के लिए t का स्क्वायर बेटा। तो यहां से आपका l से l कैंसिल आउट, यहां पे बचता है अंडर रूट t स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो बेटा क्या आ गया आपका t, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन के इक्वल है बेटा। तो इस तरीके से जो ये इक्वेशन है बेटा आपकी करेक्ट है बेटा। एक बार आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या देखो, चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करो बेटा। इक्वेशन क्या आपकी h इज इक्वल टू आर रो जी अपॉन 2s कोस थीटा। इक्वेशन क्या बेटा, h इज इक्वल टू आर रो जी अपॉन 2s कोस थीटा। यहां पे देखो बेटा h स्टैंड फॉर हाइट, r स्टैंड फॉर रेडियस, रो स्टैंड फॉर डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बेटा आपकी मास अपॉन वॉल्यूम, g स्टैंड फॉर
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एस स्टैंड फॉर सरफेस टेंशन, वो क्या था बेटा फोर्स अपॉन लेंथ, और थीटा क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा। दोबारा से देखो बेटा इक्वेशन क्या आपकी H इज इक्वल टू आर रो जी अपॉन 2s कोस थीटा। यहाँ पर H स्टैंड फॉर हाइट, R स्टैंड फॉर रेडियस, रो स्टैंड फॉर डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, G स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। H है बेटा आपका सरफेस टेंशन यानी कि फोर्स अपॉन लेंथ बेटा। थीटा क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट बेटा। यहाँ पे देखो अब हम एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस की जो आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है उसको अप्लाई करते हैं। वो क्या कहती है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म और इक्वेशन के राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो हम इक्वेशन की सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को लेते हैं बेटा, जो क्या है h। तो हम यहाँ पे h का डायमेंशन निकालेंगे बेटा, डायमेंशन ऑफ h स्टैंड फॉर बेटा हाइट, हाइट की डायमेंशन होगी आपकी l बेटा। अब हम राइट हैंड साइड की इक्वेशन लेते हैं बेटा, r रो g अपॉन 2s कोस थीटा। यहाँ पे बेटा देखो 2 और कोस थीटा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो डायमेंशन ऑफ r रो g अपॉन s, यहाँ पे देखो बेटा r स्टैंड फॉर रेडियस, रेडियस के लिए हम यूज करेंगे l बेटा। रो स्टैंड फॉर बेटा डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम, मास के लिए बेटा m, वॉल्यूम के लिए l की क्यूब बेटा, इनटू में g, g स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए l, सेकंड स्क्वायर के लिए t का स्क्वायर बेटा, अपॉन में क्या है s, s क्या था आपका सरफेस टेंशन यानी कि फोर्स अपॉन लेंथ। यहाँ पर बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 अपॉन बेटा l, ये l बेटा ऊपर जाएगा तो हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं l m l l, l m l, ये l ऊपर जाएगा बेटा अपॉन m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 l की पावर 3 t की पावर 2 बेटा। यहाँ पे देखो ऊपर 3 l है बेटा, नीचे l की क्यूब है, ये कैंसिल आउट होगी बेटा, m से आपका m कैंसिल आउट बेटा, ये आपका प्लस का ये आपका माइनस का कैंसिल आउट बेटा। यहाँ पे बच गया बेटा l की पावर 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा l की पावर -1। एक बार दोबारा से समझो बेटा, राइट हैंड साइड में जो आपकी इक्वेशन है वो है r रो g अपॉन 2s कोस थीटा बेटा। 2 और कोस थीटा क्या है, कांस्टेंट टर्म है बेटा, तो कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होती बेटा। तो यहाँ पे आपके डायमेंशन ऑफ r रो g अपॉन s, r स्टैंड फॉर बेटा रेडियस, रेडियस के लिए हम यूज करेंगे l यानी कि रेडियस की डायमेंशन होती है बेटा l। रो स्टैंड फॉर बेटा डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास के लिए m बेटा, वॉल्यूम हो गया आपका l की क्यूब, इनटू में बेटा g, g स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए बेटा l, सेकंड स्क्वायर के लिए हम क्या यूज करेंगे t का स्क्वायर अपॉन बेटा s, s स्टैंड फॉर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है बेटा आपकी फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन बेटा लेंथ के लिए l बेटा। यहाँ पे आप ये l ऊपर की ओर जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसको, अपॉन में ये सारी वैल्यू बेटा, ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे बचता है बेटा l की पावर 1, इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये होगा बेटा l की पावर -1। अब हम यहाँ पे देखते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड की टर्म की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की टर्म की डायमेंशन सेम नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ये इक्वेशन है बेटा आपकी ये करेक्ट नहीं है, जो इक्वेशन आपकी ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो एप्लीकेशन है बेटा डायमेंशनल एनालिसिस की वो क्या कहती है हमें, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म और राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है बेटा वो है l की पावर -1 और लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है बेटा वो है l, तो ये दोनों डायमेंशन बेटा लेफ्ट और राइट साइड की सेम नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ये इक्वेशन है बेटा ये करेक्ट नहीं है, और रियलिटी के अंदर ही बेटा ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। जो रियलिटी वाली इक्वेशन होती है, जो रियल इक्वेशन है वो होती है बेटा 2s कोस थीटा अपॉन r रो g बेटा, ये सरफेस टेंशन से आपके जो अपकमिंग चैप्टर है सरफेस टेंशन उससे है बेटा, यानी कि जो रियल इक्वेशन है वो क्या होती है 2s कोस थीटा r रो g। एक बार बेटा आप ओरिजिनल इक्वेशन से आप खुद ट्राई करेंगे तो फिर आपकी जो इक्वेशन है करेक्ट होगी बेटा। दोबारा से समझो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया था बेटा, एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन को पूछा गया था कि ये इक्वेशन आपकी करेक्ट है या नहीं।
यहाँ पे बेटा जो यहाँ पे वर्ड यूज किया हमने एच आर रो जी एस थीटा, वो दे दिए बेटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एप्लीकेशन को अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म और राइट हैंड साइड की टर्म की डायमेंशन निकाली। लेफ्ट हैंड साइड की टर्म की डायमेंशन निकली बेटा आपकी ये, और राइट हैंड साइड की टर्म की डायमेंशन निकली आपकी ये। तो हमने देखा जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की टर्म की डायमेंशन सेम नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो आपकी इक्वेशन है वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, करेक्ट इक्वेशन क्या आपकी 2s cos थीटा अपॉन r रो g, ये इक्वेशन क्या बेटा आपकी करेक्ट है। अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम डायमेंशन निकालेंगे तो ये आपके डायमेंशन क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की सेम होगी। एक बार बेटा आप इस तरीके से खुद ट्राई कीजिएगा, एक बार दोबारा से समझो। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म और राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी बेटा, सेम होगी। एक बार बेटा आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम इसके सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे बेटा। बेटा प्रीवियस लेक्चर के इनसाइड हमने डिस्कस किया डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन हमें क्या बताती है बेटा, किसी इक्वेशन को हम तब ही करेक्ट कह सकते हैं जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन के इक्वल हो, तभी हम उस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं बेटा, करेक्ट इक्वेशन कह सकते हैं। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड इक्वेशन को स्टडी करेंगे बेटा। जो आपकी सेकंड इक्वेशन है बेटा डायमेंशनल एनालिसिस की, वो बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट, नेम से ही पता चल रहा है बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी कि एक सिस्टम की यूनिट से हम जाएंगे बेटा दूसरे सिस्टम की यूनिट्स के अंदर। मींस एक सिस्टम की यूनिट्स को हम चेंज करेंगे दूसरे सिस्टम की यूनिट्स के अंदर बेटा। बेटा आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन यू से। फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर होती है, एन यू के बेटा। एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, यू इज यूनिट। एन क्या बेटा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, यू रिप्रेजेंट करता आपका यूनिट को बेटा। देखो एक एग्जांपल की सहायता से हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट को समझते हैं बेटा। सपोज करते हैं हम एसआई सिस्टम से हम जाते हैं सीजीएस सिस्टम के अंदर। एसआई से किस सिस्टम के अंदर बेटा, सीजीएस सिस्टम के अंदर। एक सिस्टम क्या आपका एसआई, अनदर सिस्टम क्या बेटा सीजीएस। एसआई के अंदर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा 1 और यूनिट आपकी मीटर, यानी कि 1 मीटर को हम चेंज करेंगे सीजीएस सिस्टम के अंदर बेटा। सीजीएस सिस्टम के अंदर आपकी बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 100 और यूनिट्स होगी आपकी सेंटीमीटर। बेटा जैसे हम एक सिस्टम की यूनिट से दूसरे सिस्टम की यूनिट्स के अंदर जाते हैं, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी साथ में चेंज होगी और यूनिट्स भी साथ में चेंज होगी। दोबारा से समझो बेटा, जब हम एक सिस्टम की यूनिट से दूसरे सिस्टम की यूनिट्स के अंदर जाते हैं, या एक सिस्टम की यूनिट्स को हम चेंज करते हैं दूसरे सिस्टम की यूनिट्स में, तो साथ में बेटा आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है और साथ में आपकी यूनिट्स भी चेंज होती है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या बेटा, एक सिस्टम की यूनिट को कन्वर्ट करना दूसरे सिस्टम की यूनिट्स में बेटा। ये बेटा जो आपकी एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इसको हम कुछ एग्जांपल की सहायता से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो फर्स्ट एग्जांपल है बेटा आपका, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डायन। एक न्यूटन को बेटा हमने कन्वर्ट करना है डायन के अंदर बेटा। सबसे पहले देखो न्यूटन और डायन दोनों बिलोंग करती है बेटा फोर्स से। न्यूटन और डायन दोनों किससे बिलोंग करती है, फोर्स से बेटा। तुम सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे फोर्स का। फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा फोर्स का, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। अब हम इस साइड लिखते हैं बेटा एसआई सिस्टम और दूसरी साइड लिखते हैं सीजीएस सिस्टम। देखो एसआई सिस्टम के अंदर आपका फोर्स किसके अंदर है, न्यूटन के अंदर, और सीजीएस सिस्टम के अंदर आपका फोर्स किसके अंदर होता है, डायन के अंदर बेटा। एसआई सिस्टम के अंदर फोर्स किसके अंदर होता है बेटा, न्यूटन के अंदर, और सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स किसमें होता है, डायन के अंदर बेटा। सबसे पहले हम लिखते हैं एसआई सिस्टम बेटा। एसआई सिस्टम के अंदर 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है बेटा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। एक न्यूटन किसके बराबर होता है बेटा, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। बेटा यहां से आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, m1 क्या बेटा 1, m1 क्या बेटा kg। एसआई सिस्टम के अंदर हम मास को मेजर करते हैं बेटा किलोग्राम में। लेंथ क्या है बेटा, यहां से 1 मीटर, लेंथ को मेजर करते हैं बेटा एसआई सिस्टम के अंदर मीटर के अंदर।
और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। t1 की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ से 1 सेकंड। तो आपकी यूनिट्स क्या निकल गई बेटा यहाँ से u1 m1 की पावर 1 l1 की पावर 1 t1 की पावर -2। बेटा इसी तरीके से अब हम CGS सिस्टम के अंदर जाते हैं। डायन खालिस्तान G सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बेटा C का मतलब क्या है सेंटीमीटर, G का मतलब क्या है ग्राम और S का मतलब क्या है सेकंड। बेटा हमें ये नहीं पता कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, तो जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है n2 बेटा उसका हमें नहीं पता, वही तो हमने फाइंड आउट करनी है बेटा। तो m2 क्या है 1 ग्राम। m2 क्या बेटा 1 ग्राम। मास किसके अंदर होता है CGS में ग्राम में बेटा। देन लेंथ क्या बेटा आपकी 1 सेंटीमीटर। लेंथ किसके अंदर होती है CGS में सेंटीमीटर में बेटा। और टाइम होता है सेकंड में बेटा। t2 की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से 1 सेकंड। तो आपकी यूनिट क्या होगी बेटा यहाँ से u2 इज इक्वल टू m2 की पावर 1 l2 की पावर 1 t2 की पावर -2। एक बार दोबारा से समझो बेटा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हम SI सिस्टम से जा रहे हैं CGS सिस्टम के अंदर, यानी कि कन्वर्ट करेंगे हम 1 न्यूटन को किसके अंदर डायन के अंदर। जो न्यूटन और डायन बेटा दोनों बिलोंग करते हैं फोर्स से बेटा। तो हम सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा आपका m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। उसके बाद बेटा हम इस साइड लिखते हैं SI सिस्टम, इस साइड लेते हैं हम CGS सिस्टम। SI सिस्टम से हम किसके अंदर जा रहे हैं CGS सिस्टम के अंदर बेटा। 1 न्यूटन SI सिस्टम के अंदर बेटा इक्वल होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहां से बेटा आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हो गया आपकी 1 बेटा। मास हो गया बेटा आपको 1 kg, लेंथ हो गया आपकी 1 मीटर और टाइम हो गया बेटा आपका 1 सेकंड। क्योंकि बेटा मास को SI सिस्टम के अंदर मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर के अंदर बेटा और टाइम लेते हैं सेकंड के अंदर। यहां से बेटा आपकी यूनिट क्या निकल गई m1 की पावर 1 l1 की पावर 1 t1 की पावर -2। अब हम चलते हैं बेटा CGS सिस्टम के अंदर। CGS C का मतलब बेटा सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड बेटा। यहां से n2 की वैल्यू बेटा वही फाइंड आउट करनी है, हमें वो पता नहीं है। m2 किसके बराबर है बेटा 1 ग्राम के। l2 किसके बराबर है बेटा 1 सेंटीमीटर के। t2 किसके बराबर है 1 सेकंड के। मास होता है बेटा CGS सिस्टम में आपका ग्राम और लेंथ को मेजर करते हैं बेटा CGS सिस्टम के अंदर हम सेंटीमीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर बेटा। यहां से आपकी यूनिट क्या निकल गई बेटा m2 की पावर 1 l2 की पावर 1 t2 की पावर -2 बेटा। तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा। ये n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ये बेटा आपका SI सिस्टम का, ये आपका CGS सिस्टम का। n1u1 इज इक्वल टू n2u2 बेटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा n2 की वैल्यू चाहिए। यहां से हम n2 की वैल्यू निकालते हैं। n2 इज इक्वल टू n1u1 अपॉन u2। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं बेटा n1u1 अपॉन u2 बेटा। n1 इंटू u1 अपॉन u2। u1 बेटा ये दिस अपॉन दिस, u1 अपॉन u2 बेटा। तो इसको हम थोड़ा सा कैटेगराइज करके लिख सकते हैं बेटा n2 इज इक्वल टू n1, n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2 बेटा, m1 अपॉन m2, u1 अपॉन u2, m1 अपॉन m2 बेटा। m1 अपॉन m2 की पावर कितनी होगी 1। l1 अपॉन l2 बेटा, l1 अपॉन l2 की पावर कितनी होगी बेटा 1। t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t2 की पावर कितनी होगी बेटा -2 बेटा। यानी कि दोबारा से समझो बेटा, अब हमने क्या किया, आपका जो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला था बेटा वो अप्लाई किया। n1u1 किसके बराबर होता है n2u2 के बेटा। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बेटा n2 की। n2 क्या होगा n1u1 अपॉन u2, n1 इंटू u1 अपॉन u2। u1 की वैल्यू बेटा ये सारे अपॉन में u2 की वैल्यू ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा n2 इज इक्वल टू n1 u1 m1 अपॉन m2 की पावर 1, l1 अपॉन l2 की पावर 1, t1 अपॉन t2 की पावर -2 बेटा। अब यहां से देखते हैं n2 बेटा, n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू क्या बेटा यहां से आपकी 1 इंटू m1 की वैल्यू क्या बेटा आपकी यहां से 1 kg, m2 की वैल्यू क्या बेटा यहां से आपकी 1 ग्राम, 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर 1 बेटा। l1 की वैल्यू क्या यहां से आपकी 1 मीटर, l2 क्या बेटा आपका यहां से 1 सेंटीमीटर की पावर बेटा 1। टाइम क्या बेटा 1 सेकंड, टाइम क्या यहां से आपका 1 सेकंड और t2 की वैल्यू क्या बेटा यहां से आपकी 1 सेकंड की पावर -2। यहां पे हमने क्या किया बेटा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम बेटा देखते हैं
1 एज इट इज मल्टीप्लाई 1 kg को मैं क्या लिख सकता हूं 10⁻³ ग्राम बेटा, अपॉन में 1 ग्राम बेटा की पावर 1। 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर बेटा। ये आपका कैंसिल आउट हो गया बेटा। यहां से दोबारा देखो बेटा 1 kg को मैं क्या लिख सकता हूं 10⁻³ ग्राम बेटा अपॉन 1 ग्राम की पावर बेटा 1। 1 मीटर को क्या लिख सकता हूं मैं 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। यहाँ बेटा आपका g से g कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। यहाँ पे आपकी पावर है 10⁻3, यहाँ पे 10⁻2 बेटा 3 + 2 बेटा, n2 की वैल्यू क्या निकल गई 10⁵। यानी कि बेटा हम कह सकते हैं 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 10⁵ डायन के। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है बेटा 10⁵ डायन के बेटा। एक बार इसको आप नोट डाउन करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ g = 6.67 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम। बेटा SI सिस्टम के अंदर हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी है ये। अब इस वैल्यू को बेटा हम कन्वर्ट करेंगे CGS सिस्टम के अंदर। मींस अब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा CGS सिस्टम के अंदर। ये हम कह सकते हैं SI सिस्टम से हम जाएंगे CGS सिस्टम के अंदर बेटा। देखो किसकी वैल्यू है बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि g की। तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा। सबसे पहले g का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे राइट करेंगे बेटा। g का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻2। किस सिस्टम के अंदर दिया बेटा अभी हमें SI सिस्टम के अंदर। किस सिस्टम के अंदर जाएंगे हम CGS सिस्टम के अंदर। SI सिस्टम के अंदर वैल्यू देखो बेटा 6.67 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बेटा। N1 की वैल्यू हो गई आपकी ये बेटा 6.67 क्रॉस 10⁻11। M1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 kg। मास किसके अंदर होता है SI सिस्टम में किलोग्राम में बेटा। L1 हो गया आपका 1 मीटर। लेंथ किस में होती है बेटा मीटर के अंदर, और टाइम किस में होता है सेकंड के अंदर। तो T1 की वैल्यू क्या निकल गई बेटा 1 सेकंड। अब बेटा यहां से आपकी यूनिट क्या निकल गई U1 क्या निकल गया m1 की पावर -1 l1 की पावर 3 t1 की पावर -2। ये निकल गई बेटा आपकी SI सिस्टम के अंदर यूनिट। अब हम चलते हैं CGS सिस्टम के अंदर। बेटा CGS सिस्टम के अंदर हमें ये नहीं पता ये वैल्यू कितने के बराबर होगी। खालिस्तान डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर बेटा। खालिस्तान डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर बेटा। अब यहां से देखो बेटा आप N2 की वैल्यू आपको पता नहीं है। M2 की वैल्यू कितनी है बेटा यहां से 1 ग्राम। L2 की वैल्यू क्या बेटा यहां से 1 सेंटीमीटर। T2 की वैल्यू क्या है यहां से बेटा 1 सेकंड। देखो बेटा CGS के अंदर आपका मास होता है ग्राम के अंदर, लेंथ होती है आपकी सेंटीमीटर के अंदर, और टाइम होता है आपका सेकंड के अंदर। तो यहां से U2 की वैल्यू क्या निकल गई आपकी यूनिट क्या निकल गई m2 की पावर -1 l2 की पावर 3 t2 की पावर -2 बेटा। वही सेम फार्मूला बेटा फिजिकल क्वांटिटी का n1 u1 = n2 u2 बेटा। वैल्यू किसकी चाहिए यहां से n2 की वैल्यू चाहिए n1 × u1 अपॉन u2 n1 × u1 अपॉन u2। u1 बेटा दिस अपॉन दिस u1 अपॉन u2। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं n2 = n1 × m1 अपॉन m2 m1 अपॉन m2 की पावर कितने बेटा -1 l1 अपॉन l2 की पावर कितने बेटा 3 t1 अपॉन t2 की पावर कितने बेटा -2। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे बेटा। यहां पे देखो n2 = n1 m1 की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे 1 kg अपॉन m2 की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 ग्राम। 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर -1। नेक्स्ट हम L1 अपॉन L2 L1 की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 1 मीटर। L2 क्या आपका 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर बेटा 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर टाइम की बेटा 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर -2 बेटा। अब आप यहाँ पे देखो n2 = n1। अब तक बेटा हमने n1 की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं की है। 1 kg किसके बराबर होता है 10⁻³ ग्राम के बेटा अपॉन 1 ग्राम की पावर कितनी आपकी 1।
1 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर बेटा 3, ये हो गया आपका 1 की पावर -2 बेटा। यहां देखो आपका g से g कैंसिल, cm से cm कैंसिल बेटा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर n2 इजिकल टू n1 की वैल्यू पुट करते हैं, n2 इजिकल टू n1। n1 की वैल्यू क्या थी बेटा आपकी 6.67 क्रॉस 10 टू द पावर -11 इनटू बेटा ये बाहर -1 है इसकी पावर, तो ये हो गया 10 टू द पावर -1 बेटा, ये 3 है, ये हो गया आपके 10 टू द पावर 6 बेटा। यहां से जो आपका आंसर निकलता है बेटा n2 इजिकल टू 6.67 क्रॉस 10 टू द पावर -8 बेटा। देखो 11 प्लस 13 माइनस के 14 हो गया बेटा, और ये 6 है प्लस के बेटा, तो कितनी होगी पावर 10 टू द पावर -8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। एक बार दोबारा से समझो बेटा इस क्वेश्चन को। देखो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन को, वो क्या बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या बेटा, एक सिस्टम की यूनिट से हम जाएंगे अनदर सिस्टम की यूनिट्स के अंदर, या हम कह सकते हैं एक सिस्टम की यूनिट्स को हम कन्वर्ट करेंगे अनदर सिस्टम की यूनिट्स के अंदर बेटा। जैसे हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को अप्लाई करते हैं बेटा, या हम कह सकते हैं जैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जाते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है बेटा। यहाँ पे देखो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू यू। एन क्या था आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, यू क्या था बेटा आपका यूनिट। इसका जो फॉर्मूला है बेटा n1u1, एक सिस्टम की यूनिट किस में जा रहे हैं, अदर सिस्टम की यूनिट n2u2। यहाँ पे देखो बेटा SI सिस्टम से हम जाते हैं CGS सिस्टम के अंदर, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, यानी कि SI सिस्टम के अंदर आपकी वैल्यू 1 मीटर, तो हम गए CGS सिस्टम के अंदर, ये वैल्यू क्या होगी 100 सेंटीमीटर। साथ में क्या चेंज हुई बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में क्या चेंज हुई आपकी यूनिट। यानी कि जब हम एक सिस्टम से अनदर सिस्टम के अंदर जाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स दोनों चेंज होती है बेटा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा वो था आपका, हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी थी बेटा SI सिस्टम के अंदर। अब हमें यही वैल्यू निकालनी है CGS सिस्टम के अंदर। मींस हम कह सकते हैं हम SI सिस्टम से किसके अंदर जा रहे हैं, CGS सिस्टम के अंदर। तो हम सबसे पहले बेटा जिस वैल्यू को हम दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करें उसका क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमारे पास G है, G का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा आपका ये m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2 बेटा। किस सिस्टम से जा रहे हैं, SI से। किसके अंदर जा रहे हैं, CGS के अंदर बेटा। तो यहाँ पे देखो 6.67 क्रॉस 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बेटा। n1 देखो बेटा यहाँ से क्या निकल गया, n1 की वैल्यू क्या है, ये है 6.67 क्रॉस 10 टू द पावर -11 बेटा। m1 देखो बेटा यहाँ से क्या, m1 क्या 1 kg, l1 क्या बेटा 1 मीटर, t1 क्या बेटा 1 सेकेंड। आपको पता है SI सिस्टम के अंदर मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में बेटा, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर के अंदर, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। तो यहां से आपकी यूनिट क्या निकलेगी बेटा, m1 की पावर -1, l1 की पावर 3, t1 की पावर -2। अब हम चलते हैं CGS के अंदर बेटा, हमें ये नहीं पता ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, खालिस्तान डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। C का मतलब क्या है सेंटीमीटर, G का मतलब क्या बेटा ग्राम, और S का मतलब क्या सेकंड। यानी कि मास को मेजर करते हैं CGS में ग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो बेटा m2 की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से 1 ग्राम बेटा, l2 की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ से 1 सेंटीमीटर, और t2 की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 1 सेकेंड। यहाँ से जो बेटा आपकी यूनिट निकली वो क्या है m2 की पावर -1, l2 की पावर 3, t2 की पावर -2 बेटा। अब हम फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला बेटा उसको अप्लाई करते हैं, n1u1 इजिकल टू n2u2। ये बेटा आपका SI सिस्टम था, ये आपका CGS सिस्टम के अंदर जा रहे हैं। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बेटा में, n2 की। n2 इजिकल टू n1 u1 अपॉन u2 बेटा, u1 अपॉन u2, दिस अपॉन दिस बेटा। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं n2 इजिकल टू n1 n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर -1, m1 अपॉन m2 की पावर -1, l1 अपॉन l2 की पावर 3 बेटा, t1 अपॉन t2 की पावर -2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे बेटा। यहाँ पे देखो n2 इज इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 इंटू में m1 की वैल्यू 1 kg बाय में m2 बेटा 1 ग्राम की पावर कितनी है -1। नेक्स्ट है L1 अपॉन L2, L1 की वैल्यू बेटा 1 मीटर अपॉन L2 की वैल्यू आपके यहाँ से 1 सेंटीमीटर बेटा की पावर कितनी है
3 अपॉन T1 अपॉन T2 बेटा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। बेटा मैं 1 kg को लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर कितनी -1। 1 मीटर को लिख सकता हूँ बेटा मैं 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 3 बेटा, ये 1 की पावर 2 हो गया। cm से cm कैंसिल बेटा, g से g कैंसिल। अब हमने क्या किया, n2 इजिकल टू n1 की वैल्यू पुट की। n1 की वैल्यू क्या थी बेटा 6.67 क्रॉस 10 टू दी पावर -11 यहाँ पे रख दी बेटा। अब ये देखो -1 है पावर, तो ये क्या हो गया बेटा माइनस का 10 टू दी पावर -3, तो ये बेटा 3 है, ये 10 टू दी पावर 2 है, तो हो गया 10 की पावर 6 बेटा। यहाँ से हम देखते हैं बेटा 6.67 ये 3 माइनस और ये -11 माइनस के 14, ये पावर क्या बेटा आपकी 6, तो बेटा आपकी 10 की पावर किस में आ गई -8 में, यानी कि n2 की वैल्यू आ गई बेटा 6.67 क्रॉस 10 टू दी पावर -8। बेटा SI सिस्टम के अंदर आपकी g की वैल्यू क्या थी, ये थी बेटा 6.67 क्रॉस 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और CGS सिस्टम के अंदर बेटा क्या निकली आपकी g की वैल्यू 6.67 क्रॉस 10 टू दी पावर -8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर बेटा, यानी कि पर ग्राम स्क्वायर। बेटा एक बार इसको नोट डाउन कीजिए और इन ऐसे क्वेश्चनों की आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। काफी बार इस तरह के क्वेश्चन बेटा बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन करो। बेटा प्रीवियस लेक्चर के इनसाइड हमने डिस्कस किया डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन को। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन को। बेटा इस एप्लीकेशन की सहायता से हम किसी भी क्वांटिटी के फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। बेटा इस एप्लीकेशन की सहायता से हम किसी भी क्वांटिटी के फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। बेटा इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स की सहायता से। बेटा देखो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है बेटा उसके अंदर दिया है द फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट M एंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट A। बेटा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर F फोर्स एक्ट हो रहा है, वो F फोर्स बेटा डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के मास M पर और उस ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन A के ऊपर। बेटा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स इन टर्म ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। यहां से बेटा आपको फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, मास और एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में। बेटा देखो बेटा वैसे आपको पता है जो फोर्स है बेटा उसको फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन बेटा इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा देखो बेटा हमने किसका एक्सप्रेशन निकालना, फोर्स का, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, मास और एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में। बेटा तो हम लिखेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन, यानी कि बेटा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की पावर x, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर y। बेटा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर x और A की पावर y। बेटा हम अब इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, यानी कि F इजिकल टू K M की पावर x और A की पावर y। बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे हमने यूज किया K क्या बेटा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। दोबारा से समझो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर F फोर्स एक्ट होता है। बेटा वो फोर्स बेटा डिपेंड होगा उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर और उस ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन के ऊपर। यहां से बेटा आपको फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, मींस यहां से आपको फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू बेटा मास एंड एक्सीलरेशन। बेटा हम फोर्स को लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर x के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर बेटा y के। तो यहां से बेटा हमने निकाला F इजिकल टू K M की पावर x और A की पावर y। बेटा जो K आपका वो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। बेटा ये जो हमने K है बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे यूज किया। बेटा अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां से जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन के। दोबारा से देखो बेटा अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन
सेम होगी राइट हैंड साइड की इस टर्म की डायमेंशन की। देखो स्टेप 2, इफ दिस इज करेक्ट देन डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेम एज डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो इस इक्वेशन की बेटा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की डायमेंशन की। बेटा यहां से लेफ्ट हैंड साइड आगे आपकी f और राइट हैंड साइड आगे बेटा k m की पावर x और a की पावर y। बेटा f आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये बेटा आपकी राइट हैंड साइड। बेटा यहां से फॉर्मूला निकालते हैं फोर्स का। डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स का m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। बेटा अब आपको पता है बेटा जो k है वो डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। बेटा तो यहां से m बेटा आपका मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m। बेटा ये होता है बेटा आपका x रिलेशन होता है मीटर पर सेकंड स्केल, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा l की पावर 1 t की पावर -2 की पावर y। बेटा तो हम इसको एज इट इज रखते हैं, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा m की पावर x l की पावर y t की पावर -2y। दोबारा से समझो बेटा, अब हमने क्या किया, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। बेटा हमने देखा बेटा ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा आपका ये, आपको पता है कि है बेटा कांस्टेंट और ये डायमेंशन लेस है। तो यहां से बेटा m है आपका मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है आपका m, तो m की पावर x। बेटा नेक्स्ट आपका x रिलेशन होता है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकलता है आपका l की पावर 1 t की पावर -2 की पावर बेटा y। तो इस टर्म को हमने एज इट इज रखा बेटा। अब इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा m की पावर x l की पावर y t की पावर -2y। स्टेप 3 के अंदर बेटा अब हम क्या करेंगे, दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेस को कंपैरिजन करेंगे, यानी कि दोनों टर्म्स के बेस को कंपैरिजन करेंगे। बेटा m की पावर 1 यहां पर m की पावर x। बेटा यहां से m की पावर 1, यहां से आपकी m की पावर x, यहां से x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 1। फिर देखा बेटा हमने यहां से लिया l की पावर 1, यहां से आपकी l की पावर y, तो y की वैल्यू निकल गई बेटा आपकी यहां पे 1। यहां से हमने लिया t की पावर -2 बेटा, तो आपकी यहां से निकल गई बेटा t की पावर -2y, y की वैल्यू बेटा यहां से निकल गई आपकी 1। तो बेटा आपको पता है f किसके बराबर आया था, k m की पावर x और a की पावर y, तो x की जगह पे 1 और a की जगह पे भी 1। बेटा तो आपका फोर्स किसके बराबर निकल गया, k m की पावर 1 a की पावर 1। बेटा जो आपकी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है बेटा, जो कांस्टेंट है बेटा उस कांस्टेंट की वैल्यू को ये डिटरमाइन नहीं करती। ये एप्लीकेशन बेटा हमें जो कांस्टेंट यूज करते हैं हम उस कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करती। एक्सपेरिमेंटली तौर पे बेटा जो k है उसकी वैल्यू आती है आपकी 1, तो यहां पर हम k की जगह पे रखेंगे 1, तो आपका फोर्स का फार्मूला निकल गया बेटा ma, यानी कि मास इनटू x रिलेशन। बेटा अब आप एक चेंजेस देखो बेटा इसके अंदर, अगर आपके यहां पर x की पावर 0 होती तो इसका मतलब होता कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है मास के। अगर आपकी यहां पे वैल्यू आती है बेटा माइनस में, x की वैल्यू आती है अगर माइनस में, तो इसका मतलब होता जो फोर्स है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मास के। दोबारा से समझो बेटा इस क्वेश्चन को, आप देखो द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट m एंड x रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। बेटा आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स F लगा रहे हैं, बेटा वो फोर्स आपका डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट के मास m तथा उस ऑब्जेक्ट के x रिलेशन a के ऊपर। बेटा आपको यहां से एक्सप्रेशन निकालना है बेटा फोर्स का, किसके रिस्पेक्ट में, मास और x रिलेशन के रिस्पेक्ट में। बेटा वैसे आपको बेटा फोर्स का फॉर्मूला पता है, वो था आपका मास इनटू x रिलेशन, लेकिन बेटा इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा देखो किसका फॉर्मूला निकालना हमने, फोर्स का, और किसके रिस्पेक्ट में बेटा, मास और x रिलेशन के रिस्पेक्ट में। बेटा तो हम फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे m के, और m की पावर क्या होगी बेटा x, तो बेटा हम फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे a के, और a की पावर क्या होगी y। अगर बेटा यहाँ पे ओ टर्म होती तो हम लिखते f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसकी पावर लिखते बेटा z। तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे बेटा हमने यूज किया कांस्टेंट k। बेटा k क्या आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है,
बेटा नेक्स्ट जो स्टेप है बेटा वो हमारा, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म और राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। देखो इफ दिस इज करेक्ट देन डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका फोर्स बेटा और राइट हैंड साइड में बेटा आपका k m की पावर x और a की पावर y बेटा। आपको पता है बेटा जो k क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी बेटा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2 बेटा। तो यहां से आपका m किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, मास को, और मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है आपका m की पावर x। ए बेटा क्या होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहां से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकलता है बेटा एक्सीलरेशन का, l की पावर 1 t की पावर -2 की पावर y। इसको बेटा हमने एज इट इज रखा। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -2y बेटा। जो स्टेप 3 था बेटा उसके अंदर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेस को कंपैरिजन किया बेटा, यानी कि बेस का कंपैरिजन किया। यहां से बेटा आपका m की पावर 1, यहां से बेटा आपका m की पावर x, यहां से आपकी x की वैल्यू निकल गई बेटा 1, यहां से बेटा हमने लिया l की पावर 1, तो यहां से लिया l की पावर y की वैल्यू निकल गई बेटा आपकी 1, यहां से बेटा t की पावर -2 और यहां से t की पावर -2y, तो y की वैल्यू निकल गई बेटा आपकी 1। तो आपको पता इक्वेशन क्या थी आपकी, k m की पावर x और a की पावर y, तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1। तो इसका मतलब बेटा फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साथ में एक्सीलरेशन के। अगर आपकी वैल्यू यहां पर x की 0 आती तो उसका मतलब होता जो फोर्स है बेटा वो डिपेंड नहीं करता मास पे, उसका मतलब होता फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता, मास पे। अगर आपकी x की वैल्यू क्या आती 0, या अगर y की वैल्यू यहां पर माइनस में आती, उसका मतलब होता है बेटा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन के। बेटा जो ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की एक लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन क्या है बेटा, जो कांस्टेंट था बेटा उस कांस्टेंट की वैल्यू को ये डिटरमाइन नहीं करती। इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा, जो डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन है बेटा उसकी लिमिटेशन है कि जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं ये उस कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करती। एक्सपेरिमेंटली तौर पे बेटा जो k की वैल्यू क्या होती है 1, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, k की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, तो फोर्स किसके बराबर आ गया बेटा, मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो बेटा इस तरीके से हम काफी सारी क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट डाउन करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो बेटा, द टाइम पीरियड टी ऑफ पेंडुलम में डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ पेंडुलम एल, मास ऑफ बोब एम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। क्वेश्चन के अंदर दिया बेटा जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है बेटा वो शायद डिपेंड करता है उस पेंडुलम की लेंथ एल और उस पेंडुलम के बोब के मास एम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर। बेटा आपको फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी। बेटा आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड टी का, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, एल एम जी के रिस्पेक्ट में। दोबारा से स्टेटमेंट को समझो बेटा, आपको बेटा पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है और वो पेंडुलम बेटा शायद डिपेंड करता है, उस पेंडुलम का टाइम पीरियड शायद डिपेंड करता है पेंडुलम की लेंथ एल पर, उस पेंडुलम के बोब के मास एम पर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर। बेटा तो आपको यहां से बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करना है, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। बेटा देखो किसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे बेटा हम, टाइम पीरियड का, किसके रिस्पेक्ट में, एल एम जी के रिस्पेक्ट में। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की पावर एक्स बेटा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर बेटा y और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
जी की पावर जेड बेटा। तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और जी की पावर जेड बेटा। प्रोपोर्शनलिटी को बेटा हटाने के लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट बेटा। तो t इज इक्वल टू के एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और जी की पावर जेड। के क्या बेटा? डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बेटा अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन की। दोबारा से समझो बेटा, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन की। बेटा लेफ्ट हैंड साइड की आपकी टर्म है t और राइट हैंड साइड की आपकी टर्म होगी बेटा k एल की पावर x, m की पावर y और g की पावर z बेटा। तो t बेटा रिप्रेजेंट करता है टाइम को और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t बेटा। k आपका बेटा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी बेटा। l बेटा लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l की पावर x। m बेटा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m की पावर बेटा y। g होता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। तो g का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा l की पावर 1 t की पावर -2 की पावर z बेटा। अब हम इसको mlt फॉर्म में लिखते हैं बेटा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 बेटा। m की पावर y बेटा, l देखो यहाँ पर l की पावर x भी है और l की पावर यहाँ पे z भी है, तो हम लिख सकते हैं l की पावर x प्लस z और t की पावर क्या होगी बेटा -2z। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको पता हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेस को कंपैरिजन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से बेटा m की पावर 0 किसके बराबर है, m की पावर y के। यहां से आपकी y की वैल्यू क्या निकल गई बेटा 0। नेक्स्ट देखो बेटा t की पावर 1, तो यहां से t की पावर -2z। यहां से आपकी z की वैल्यू निकल गई बेटा -1/2। यहां से देखो बेटा नेक्स्ट l की पावर 0, यहां पर l की पावर है x प्लस z। तो यहां से बेटा x की वैल्यू निकलती है -z और x की वैल्यू आपकी z की वैल्यू पीछे क्या आई थी -1/2। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल गई आपकी 1/2। बेटा आपको पता आपकी इक्वेशन क्या आई है, t इज इक्वल टू के एल की पावर x, m की पावर y, g की पावर z। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बेटा। t इज इक्वल टू के एल की पावर x की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 1/2, तो l की पावर होगी 1/2। m की पावर y की वैल्यू क्या बेटा 0, m की पावर 0। m की पावर 0 का मतलब क्या है बेटा कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। और बेटा g की पावर z आपकी वैल्यू है बेटा z की -1/2, तो g की पावर होगी -1/2। तो यहां से g का मतलब क्या है बेटा, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बेटा। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं बेटा, ये देखो l की पावर 1/2, ये g की पावर है -1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट और -1/2 का मतलब होता है बेटा अपॉन में। तो इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू के √l/g। यहाँ से बेटा मास क्या है इस पे डिपेंड नहीं करता, यानी टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ मास बेटा। बेटा आपको पता है जो डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन है, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, ये जो कांस्टेंट है बेटा उसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करती और एक्सपेरिमेंटली तौर पे बेटा जो k की वैल्यू क्या निकलती है हमारे पास 2π। तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकल गया बेटा 2π√l/g। एक बार दोबारा से समझो बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया बेटा, आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है बेटा। शायद वो टाइम पीरियड डिपेंड करता हो उस पेंडुलम की लेंथ l पे, उस पेंडुलम के बोब के मास m पर तथा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के ऊपर। यहाँ से आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना बेटा टाइम पीरियड का, यानी कि t का, किसके रिस्पेक्ट में, लेंथ, मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बेटा। किसका टाइम फाइंड आउट करेंगे बेटा फॉर्मूला टाइम पीरियड का, किसके रिस्पेक्ट में, एल एम जी के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की पावर एक्स, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर वाई, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी की पावर जेड। पीछे से एक चेंज आ गया बेटा, पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर सिर्फ ये 2 टर्म्स थी, आपकी बार एक टर्म्स और आ गई है। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई, जी की पावर जेड। तो बेटा प्रोपोर्शनलिटी के लिए हमने यूज किया कॉन्स्टेंट बेटा, t इज इक्वल टू के एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई, जी की पावर जेड। बेटा k क्या है, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेटा। अगर
यहाँ पे L की वैल्यू 1 आती है या 2 आती है, तो इसका मतलब क्या होता है, T यानी कि टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे, यानी कि इस पे डिपेंड करता है लेंथ पे। अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 निकलती है, आपके आगे निकालेंगे, तो इसका मतलब है बेटा टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है मास पे। अगर g की वैल्यू यानी कि g के पास z है, अगर z की वैल्यू माइनस में निकलती है, तो इसका मतलब होगा बेटा जो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है g के बेटा। अब आपको पता है बेटा अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन के। तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म आपकी ये और राइट हैंड साइड की टर्म आपकी ये बेटा। अब आपको पता है टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम पीरियड को, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा टी के आपका बेटा कांस्टेंट और ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी बेटा। एल रिप्रेजेंट करता है बेटा लेंथ को, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका एल की पावर एक्स। एम रिप्रेजेंट करता है बेटा यहाँ से मास को, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका एम, तो एम की पावर वाई बेटा। जी होता है बेटा आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। तो जी का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बेटा एल की पावर 1 टी की पावर -2 की पावर जेड बेटा। अब हम इसको एमएलटी फॉर्म में लिखते हैं बेटा एम की पावर 0, क्योंकि एम की तो यहाँ पे कोई पावर ही नहीं है, एल की पावर 0 टी की पावर 1 बेटा। इसको भी थोड़ा सा अरेंज करते हैं बेटा, एम की पावर वाई एल की पावर एक्स प्लस जेड बेटा। यहाँ पे देखो एल की पावर एक्स है और साथ में एल की पावर क्या है, जेड, तो हम इसको लिख सकते हैं एल की पावर एक्स प्लस जेड, और टी की पावर होगी बेटा -2 जेड बेटा। स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म और राइट हैंड साइड की टर्म के बेस को कंपैरिजन करेंगे बेटा, मींस कंपेयर करेंगे बेसिस को। देखो बेटा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड है m की पावर 0, यहाँ से m की पावर y की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ से 0। अगर y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है बेटा जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, मींस वो मास के इंडिपेंडेंट है। t की पावर 1 बेटा, t की पावर 1, यहाँ से आपकी आ गई t की पावर -2z, यहाँ से आपकी z की वैल्यू निकलेगी बेटा -1/2 बेटा। z की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से आपकी -1/2। अब बेटा माइनस के अंदर वैल्यू निकली है तो इसका मतलब होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। माइनस के अंदर अगर वैल्यू आती है इसका मतलब क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एल की पावर 0 बेटा, और यहाँ से एल की पावर आपकी x प्लस जेड, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकलती है -z, और z की वैल्यू क्या थी बेटा -1/2, तो x की वैल्यू यहाँ से 1/2 बेटा। अब हमने इस इक्वेशन के अंदर x, y और z की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया बेटा। यहाँ पे देखो l की पावर 1/2, इसका मतलब है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड किसके, लेंथ के। m की पावर 0 बेटा पावर आ गया तो इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट है मास पे। g की पावर -1/2, माइनस के अंदर आ गई बेटा, इसका मतलब है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बेटा। अब आपको पता है बेटा हाफ का मतलब क्या होता है, रूट, और j की पावर -1/2 है, माइनस का मतलब होगा अपॉन में बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं t = k √L/g बेटा। तो यहाँ से आपका क्या है, मास के ऊपर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो आपके डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन है बेटा, इसकी एक लिमिटेशन भी है कि ये कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करती, ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं बताती बेटा। तो एक्सपेरिमेंटली तौर पे जो कांस्टेंट k था बेटा उसकी वैल्यू निकलती है 2 पाई, तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा k की जगह पे 2 पाई, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल गया बेटा पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड का, t = 2 पाई √L/g बेटा। एक बार इसको नोट डाउन करो आप। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r with velocity v depends on m, v and r
बेटा यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर में क्या दिया है, किसी पार्टिकल के ऊपर F फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा, वो पार्टिकल मूव करता है m मास r रेडियस और v वेलोसिटी के साथ। आपको यहाँ से बेटा एक्सप्रेशन निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, किसके रिस्पेक्ट में, मास वेलोसिटी और रेडियस के रिस्पेक्ट में। दोबारा से समझो बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, आपको स्टेटमेंट के इनसाइड दिया है किसी पार्टिकल के ऊपर F फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा, वो पार्टिकल m मास r रेडियस और v वेलोसिटी के साथ मूव करता है। आपको यहाँ से बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, मास वेलोसिटी और रेडियस के रिस्पेक्ट में। बेटा जो हमारा स्टेप 1 है उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का, किसके रिस्पेक्ट में, मास वेलोसिटी और रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या बेटा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर x, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर y, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर z। बेटा इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, F डायरेक्टली m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। बेटा अब हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को यहाँ से हटाएंगे और उसके लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट बेटा। तो F इज इक्वल टू k m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। बेटा k क्या आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। दोबारा से समझो बेटा, हम क्या करेंगे, किसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का, किसके रिस्पेक्ट में, मास वेलोसिटी और रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर x, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर y, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर z। तो इसको हम फाइनल ऐसे लिख सकते हैं, F डायरेक्टली m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। तो बेटा प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हमने यूज किया यहाँ पे कांस्टेंट, F इज इक्वल टू k m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। k क्या बेटा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। जो हमारा सेकंड स्टेप होता है बेटा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन की। दोबारा से समझो बेटा, जो आपका सेकंड स्टेप है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन की। देखो बेटा सेकंड स्टेप, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेम एज डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड की आपकी टर्म है f और राइट हैंड साइड की टर्म आपकी ये f किसके बराबर होगी, k m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। k क्या बेटा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। f का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। बेटा m रिप्रेजेंट करता है बेटा यहाँ पे मास को, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर x। v रिप्रेजेंट करता है बेटा वेलोसिटी को, और वेलोसिटी का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला l की पावर 1, t की पावर -1 की पावर y। r है बेटा आपका रेडियस, और रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला l की पावर z। बेटा हमने इसको एज इट इज रखा, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। यहाँ पे बेटा m की पावर x, अब यहाँ पे देखो बेटा l की पावर एक तो y और एक है l की पावर z, तो हम इसको लिख सकते हैं l की पावर y प्लस z और t की पावर -y। बेटा जो हमारा स्टेप नंबर 3 है उसके अंदर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म और राइट हैंड साइड की टर्म के बेस का कंपैरिजन करते हैं, मींस कंपैरिजन ऑफ बेसिस। बेटा यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड से आपका m की पावर 1, राइट हैंड साइड से m की पावर x की वैल्यू क्या निकल गई बेटा 1। नेक्स्ट देखो बेटा t की पावर -2 और t की पावर -y, y की वैल्यू क्या निकल गई बेटा यहाँ से आपकी 2, l की पावर 1 और l की पावर y प्लस z। तो बेटा 1 इज इक्वल टू y प्लस z, y की वैल्यू क्या आपके 2, यहाँ से z की वैल्यू क्या निकल गई बेटा -1। अगर आपकी माइनस के अंदर आती है तो इसका मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा आपकी इक्वेशन क्या थी, f इज इक्वल टू k m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। बेटा तो f इज इक्वल टू k m की पावर x की वैल्यू क्या बेटा 1, तो m की पावर 1, v की पावर y की वैल्यू क्या बेटा यहाँ से 2, तो v की पावर 2, r की पावर z की वैल्यू क्या बेटा -1, तो r की पावर -1 का मतलब बेटा अपॉन में टर्म, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू k m की पावर 1, v की पावर 2 अपॉन r। बेटा माइनस का मतलब क्या था, अपॉन में। बेटा आपको पता है जो डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन है, इसकी लिमिटेशन है, ये बेटा कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करती। तो एक्सपेरिमेंटली तौर पे बेटा k की वैल्यू क्या होती है 1,
तो अब k की जगह हम पुट करेंगे 1, तो F इजिकल टू mv²/r। ये निकल गया बेटा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखो बेटा, आपको स्टेटमेंट के अंदर दिया है बेटा कि कोई पार्टिकल के ऊपर फोर्स F एक्ट हो रहा है, किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स F एक्ट हो रहा है, वो पार्टिकल m मास r रेडियस और v वेलोसिटी के साथ मूव करता है बेटा। आपको यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है, किसके रिस्पेक्ट में? मास, वेलोसिटी और रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर x, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर y, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर z। इसको हम लिख सकते हैं बेटा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। प्रोपोर्शनलिटी के लिए बेटा हमने यूज किया कांस्टेंट k। k क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मींस F इजिकल टू k m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। सेकंड स्टेप के अंदर बेटा हम करते हैं, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की इस टर्म की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की इस टर्म की डायमेंशन के। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेम एज डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ये बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है और ये आपकी राइट हैंड साइड की टर्म है। बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका ये m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 बेटा। और राइट हैंड साइड में बेटा k क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होगी बेटा। डायमेंशन लेस मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं बेटा। यहाँ पे देखो m की पावर x, m क्या बेटा? मास। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, तो m की पावर x। v किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वेलोसिटी को। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका l की पावर 1, t की पावर -1 की पावर क्या होगी बेटा? y। r क्या आपकी? रेडियस। रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा l, तो l की पावर z। तो हम इसको एज इट इज रखते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं m की पावर x, यहाँ पे देखो l की पावर y और यहाँ पर l की पावर z। तो हम इसको लिख सकते हैं l की पावर y प्लस z और t की पावर -y। बेटा जो स्टेप नंबर 3 है उसके अंदर हम बेसिस का कंपैरिजन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के बेस और राइट हैंड साइड के बेस का बेटा। यहाँ से देखो m की पावर 1, यहाँ से m की पावर x, x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? यहाँ से 1। तो t की पावर -2, यहाँ से t की पावर -y, y की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा आपकी? 2। तो यहाँ से बेटा l की पावर 1, यहाँ से आपकी l की पावर y प्लस z, तो 1 इज इक्वल टू y प्लस z। y की वैल्यू क्या थी बेटा? 2। तो z की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी? यहाँ से -1। बेटा मैंने आपको बताया अगर m की वैल्यू यहाँ पे m की पावर x है, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 आती तो इसका मतलब था जो फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता मास पे। कब? अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 होती। अगर x की वैल्यू यहाँ पे माइनस होती, इसका मतलब होता है बेटा जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर वैल्यू क्या होती है x की? 0। तो यहाँ पे देखो बेटा जो z की वैल्यू क्या है? -1 है। इसका मतलब क्या है बेटा? जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेडियस के। बेटा आपकी इक्वेशन क्या थी? k m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। k m की पावर x, x की वैल्यू बेटा 1, तो m की पावर हो गया आपकी 1। v की पावर y, y की वैल्यू क्या है बेटा? 2, तो r की पावर z और z की वैल्यू क्या आपकी? -1। यहां से देखो बेटा तो r की पावर -1, इसका मतलब क्या है? ये टर्म अपॉन में है, तो इसको लिख सकते हैं हम f इजिकल टू k m v² अपॉन r। यहां से देखो m की पावर जो आपकी निकली है बेटा x, वो क्या थी? प्लस में थी और v भी क्या थी आपकी? प्लस में थी। इसका मतलब क्या? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के, साथ में किसके? वेलोसिटी के। यहां से बेटा आपकी z की वैल्यू क्या निकली थी? -1, तो r क्या निकला था? r की पावर -1। इसका मतलब क्या था? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? सेपरेशन के। आपको पता है बेटा जो डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन है उसकी एक डिसएडवांटेज है, यानी कि एक लिमिटेशन है, वो कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करती। एक्सपेरिमेंटली तौर पे बेटा k की वैल्यू क्या है? 1, तो हम पुट करेंगे k इज इक्वल टू 1, तो F इज इक्वल टू mv²/r। ये निकल गया बेटा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। बेटा एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या बेटा। द टोटल एनर्जी E ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m executing SHM with amplitude A
एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डिपेंड्स ऑन m, ओमेगा एंड a। बेटा किसी पार्टिकल के ऊपर E एनर्जी एक्ट हो रही है, वो पार्टिकल SHM कर रहा है A एम्पलीट्यूड के साथ, m मास के साथ, ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ। आपको यहाँ से बेटा SHM के केस में एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। दोबारा से समझो बेटा, SHM का मतलब क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपकी एक यूनिट है बेटा ओसिलेशन एंड वेव, उसके अंदर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे SHM क्या होता है। क्वेश्चन के इनसाइड देखो बेटा स्टेटमेंट क्या दी हुई है, क्वेश्चन के इनसाइड जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ो एक बार। आपको एक पार्टिकल दिया हुआ बेटा, उस पार्टिकल के ऊपर E एनर्जी एक्ट हो रही है, वो पार्टिकल SHM कर रहा है ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, m मास के साथ और एम्पलीट्यूड a के साथ। आपको यहाँ से बेटा SHM के केस में एनर्जी के फॉर्मूले को ड्राइव करना है, किसके रिस्पेक्ट में? मास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में। बेटा आपको फर्स्ट स्टेप मालूम है, किसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे? एनर्जी का, किसके रिस्पेक्ट में? मास, ओमेगा और ए के रिस्पेक्ट में। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर x, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर y, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा की पावर z। तो इसको हम लिख सकते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। बेटा अब हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को यहाँ से हटाएंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट। तो E इज इक्वल टू के m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। के क्या बेटा? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। बेटा जो स्टेप 2 होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन की। बेटा देखो यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है E, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेम है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की बेटा ए और ये होगी आपकी राइट हैंड साइड की, यानी कि के m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। यहाँ से देखो बेटा a क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स एक तरीके की लेंथ होती है। मान के चलो कोई मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से पार्टिकल ओसिलेट करेगा, कभी इस डायरेक्शन में तो कभी इस डायरेक्शन में। ये एक तरीके से लेंथ होती है और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है L। तो एम्पलीट्यूड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बेटा? L। m रिप्रेजेंट करता है मास को और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा आपका m। ओमेगा क्या होता है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है t की पावर इनवर्स 1। E बेटा एनर्जी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। तो बेटा यहाँ से E का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। के बेटा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो m रिप्रेजेंट करता है आपको मास को, तो m की पावर x। एम्पलीट्यूड क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा? L, l की पावर y। ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा t की पावर -1 की पावर z। तो इसको बेटा हमने एज इट इज रखा, इसको हम लिख सकते हैं m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -z। बेटा जो स्टेप 3 होता है उसके अंदर हम बेसिस का कंपैरिजन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म और राइट हैंड साइड की टर्म के बेसिस का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ से देखो m की पावर 1, यहाँ से m की पावर x, तो x की वैल्यू निकल गई बेटा आपकी यहाँ से 1, l की पावर 2, l की पावर y, तो y की वैल्यू निकल गई बेटा यहाँ से 2, t की पावर -2, t की पावर -z, z की वैल्यू क्या निकल गई बेटा यहाँ से 2। आपकी इक्वेशन क्या थी बेटा? k की पावर k, m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। तो यहाँ से देखो बेटा k एज इट इज, m की पावर x, x की वैल्यू क्या है 1, a की पावर y, y की वैल्यू क्या बेटा 2, तो a की पावर 2, ओमेगा, ओमेगा की पावर z, z की वैल्यू क्या बेटा 2, यानी कि ओमेगा की पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के m a स्केयर ओमेगा स्केयर। बेटा यहाँ से देखो सारी की सारी वैल्यू आपकी जो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, साथ में एम्पलीट्यूड के और साथ में एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। आपको पता है बेटा जो डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन है उसकी एक डिसएडवांटेज है, यानी कि उसकी एक लिमिटेशन है, वो कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करती। तो एक्सपेरिमेंटली तौर पे जो k है बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। तो आपका एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया बेटा SHM के केस में 1/2 m a स्केयर ओमेगा स्केयर। एक बार बेटा दोबारा से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया बेटा किसी पार्टिकल के ऊपर E एनर्जी एक्ट हो रही है, वो पार्टिकल SHM करता है बेटा A एम्पलीट्यूड के साथ, m मास के साथ और ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, यहां से आपको बेटा एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है SHM के केस में, किसके रिस्पेक्ट में? मास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में।
बेटा SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो आपकी यूनिट है ओसिलेशन एंड वेव, उसके अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे बेटा। जो स्टेप फर्स्ट है बेटा आपको पता है, उसके अंदर हम किसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, एनर्जी का। किसके रिस्पेक्ट में, इन टर्म के रिस्पेक्ट में। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर x, E डायरेक्टली a की पावर y, डायरेक्टली ओमेगा की पावर z। तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम ऐसे। अब हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे, उसके लिए यूज करते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका बेटा कांस्टेंट है k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। E इज इक्वल टू k m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। जो स्टेप 2 होता है बेटा, उसके अंदर हम करते हैं, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन के। बेटा वैसे आपको पता है ए क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, मीन पोजीशन से जब पार्टिकल ओसिलेट करता है, मीन पोजीशन से पार्टिकल ओसिलेट करता है, कभी इस डायरेक्शन में तो कभी इस डायरेक्शन में। एक तरीके से क्या है बेटा, लेंथ। और एम्पलीट्यूड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया फिर, एल। एम है बेटा मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम। ओमेगा क्या था बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका टी की पावर -1। ई बेटा एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2। स्टेप 2 के अंदर बेटा हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन कैलकुलेट की। तो ई क्या था बेटा, एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2। के क्या बेटा, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, वैसे भी लिखा हुआ है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। तो m की पावर x, m क्या था बेटा मास, a क्या था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का डायमेंशनल फॉर्मूला l, तो l की पावर y। ओमेगा बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला t की पावर -1 की पावर z। ये बेटा हमने एज इट इज रखी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -z बेटा। स्टेप 3 के अंदर बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड की टर्म और राइट हैंड साइड की टर्म के बेसिस का कंपैरिजन किया। तो यहाँ से m की पावर 1, यहाँ से m की पावर x, x की वैल्यू क्या निकल गई बेटा आपकी 1। फिर बेटा l की पावर 2, l की पावर y, y की वैल्यू क्या निकल गई आपकी यहाँ से 2 बेटा। फिर t की पावर -2, तो t की पावर -z, z की वैल्यू क्या निकल गई बेटा यहाँ से 2। जो आपकी इक्वेशन थी k m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा, तो ये निकल गई आपकी k m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर बेटा सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, एम्पलीट्यूड के और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। बेटा जो आपकी एप्लीकेशन नंबर 3 है, इसकी लिमिटेशन है ये कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करती, तो आपको सिर्फ यहीं तक के क्वेश्चन को सोल्व करना है। वैसे एक्सपेरिमेंटली तौर पे बेटा जो k है वो इक्वल होता है 1/2k, तो यहाँ से हम k की जगह पे पुट करेंगे 1/2, तो एनर्जी का आपका फाइनल फॉर्मूला निकल गया 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बेटा एक बार आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का बेटा। आइए क्वेश्चन के इनसाइड स्टेटमेंट को देखते हैं बेटा। इफ वेलोसिटी v टाइम t एंड फोर्स F
वो चूज एज बेसिक क्वांटिटी। बेटा अगर हम बेसिक क्वांटिटी के रूप में सिलेक्ट करते हैं वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को, तो आपको बेटा वेलोसिटी, टाइम और फोर्स के रिस्पेक्ट में डायमेंशन फाइंड आउट करनी है बेटा एनर्जी की, यानी आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है बेटा एनर्जी का। किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी, टाइम और फोर्स के रिस्पेक्ट में बेटा। जो हमारा स्टेप फर्स्ट है बेटा, आइए हम उसकी ओर चलते हैं। किसका फॉर्मूला बेटा हम ड्राइव करेंगे? एनर्जी का। किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी, टाइम और फोर्स के रिस्पेक्ट में बेटा। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V की पावर x, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर y, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F की पावर z। बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E डायरेक्टली V की पावर x, T की पावर y, F की पावर z। बेटा अब हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को यहाँ से हटाएंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट को बेटा। E इज इक्वल टू के V की पावर x, T की पावर y, F की पावर z। के क्या बेटा? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। जो सेकंड स्टेप है बेटा उसके इनसाइड हम करते हैं, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है, तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन की। तो बेटा ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म ए और ये होगी आपकी राइट हैंड साइड की टर्म। देखो स्टेप 2 के इनसाइड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेम एज डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बेटा सेम होगी राइट हैंड साइड की डायमेंशन के। ई क्या बेटा आपकी लेफ्ट हैंड की और ये होगी बेटा आपकी राइट हैंड की डायमेंशन के V की पावर x, T की पावर y, F की पावर z। बेटा E रिप्रेजेंट करता आपका एनर्जी को और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा आपका m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2। बेटा के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो बेटा V रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को और वेलोसिटी का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है L की पावर 1, T की पावर -1 की पावर x। T रिप्रेजेंट करता है बेटा टाइम को, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा T की पावर y। F रिप्रेजेंट करता है बेटा फोर्स को और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2 की पावर z। बेटा इसको हमने एज इट इज रखा, m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2। यहाँ से देखो बेटा L की पावर यहाँ पे x है और यहाँ पर L की पावर क्या साथ में z, तो हम इसको लिखेंगे L की पावर x प्लस z। यहाँ पे देखो बेटा T की पावर -x है, यहाँ पर T की पावर +y है और यहाँ पर बेटा T की पावर -2z है, तो इसको हम लिखेंगे T की पावर -x प्लस y -2z और m की पावर बेटा z। जो स्टेप नंबर 3 है बेटा उसके अंदर हम बेसिस का कंपैरिजन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म का बेस और राइट हैंड साइड की टर्म का बेस का कंपैरिजन करते हैं। देखो m की पावर 1, m की पावर z, यहाँ से बेटा z की वैल्यू क्या निकल गई आपकी 1। यहाँ पे देखो L की पावर 2, L की पावर x प्लस z, L की पावर 2 इज इक्वल टू L की पावर x प्लस z, 2 इज इक्वल टू x प्लस z, x इज इक्वल टू 2 माइनस z और z की वैल्यू क्या थी बेटा 1, तो x की वैल्यू क्या निकल गई आपके यहाँ पे 1। जो नेक्स्ट बेटा उसके अंदर देखो t की पावर -2, यहाँ से लिया बेटा t की पावर -x प्लस y -2z, t की पावर -2 इज इक्वल टू t की पावर -x प्लस y -2z। बेटा -2 इज इक्वल टू -x प्लस y -2z। बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू क्या आपके पास 1, तो माइनस का तो -1 प्लस y -2, z की वैल्यू क्या बेटा 1 तो -2। यहाँ पे बेटा -2 इज इक्वल टू -1 प्लस y -2 से -2 गया बेटा, तो y की वैल्यू क्या निकल गई आपके यहाँ से 1। तो बेटा आपकी इक्वेशन क्या थी k की पावर k, v की पावर x, t की पावर y, f की पावर z। तो बेटा v की पावर x की वैल्यू क्या आपके पास 1, तो v की पावर 1। बेटा t की पावर y की वैल्यू भी क्या आपके पास 1, तो t की पावर 1। f की पावर z और z की वैल्यू क्या बेटा आपके पास 1। तो आपका फाइनल आंसर होगा बेटा k क्या है, एक्सपेरिमेंटली तौर पे k की वैल्यू क्या है 1, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन निकल गया E का FTV। किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स के रिस्पेक्ट में। अगर हम चूज करते हैं फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी के तौर पे वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को। बेटा क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझो, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, काफी बार कंपटीशन लेवल के एग्जाम के अंदर इसको पूछा जाता है। बेटा आपको बेटा क्वेश्चन के इनसाइड दिया है
कि आप बेसिक क्वांटिटी के रूप में चूज करो वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है एनर्जी की। देखो बेसिक क्वांटिटी हम यहाँ पे कौन सी चूज कर रहे हैं, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स। बेटा तुम किसका डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी का। किसके रिस्पेक्ट में, वी, टी और एफ के रिस्पेक्ट में। तो बेटा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी की पावर एक्स, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर वाई, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ की पावर जेड। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी की पावर एक्स, टी की पावर वाई, एफ की पावर जेड। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए बेटा हम यूज करते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट यूज किया के, तो E इज इक्वल टू के वी की पावर एक्स, टी की पावर वाई और एफ की पावर जेड। के क्या बेटा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। स्टेप 2 के इनसाइड बेटा हम करते हैं, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की इस टर्म की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की इस टर्म की डायमेंशन की। तो बेटा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेम एज डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है बेटा आपकी ए और ये होगी आपकी राइट हैंड साइड की टर्म, के वी की पावर एक्स, टी की पावर वाई, एफ की पावर जेड। तो बेटा E रिप्रेजेंट करता है आपका एनर्जी को, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2। के बेटा कांस्टेंट है और डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो V रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका वेलोसिटी को, और वेलोसिटी का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है L की पावर 1, T की पावर -1 की पावर x। T रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका टाइम को, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा T, तो T की पावर y। F रिप्रेजेंट करता है बेटा फोर्स को, और फोर्स का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2 की पावर z। इसको बेटा हमने एज इट इज रखा, m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2। यहाँ पे देखो बेटा L की पावर x और यहाँ पर L की पावर z, तो हम इसको लिखेंगे L की पावर x प्लस z, T की पावर -x और यहाँ पर बेटा T की पावर y और यहाँ पर T की पावर -2z, तो इसको लिखेंगे T की पावर -x प्लस y -2z और m की पावर बेटा z। जो स्टेप नंबर 3 है बेटा, उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड की टर्म और राइट हैंड साइड की टर्म के बेसिस का कंपैरिजन करते हैं। तो देखो बेटा m की पावर 1, m की पावर z, तो z की वैल्यू निकल गई यहाँ से 1, L की पावर 2, L की पावर x प्लस z, तो बेटा 2 इज इक्वल टू x प्लस z, x इज इक्वल टू 2, 2 माइनस z, z की वैल्यू क्या थी 1, तो x की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से बेटा 1। नेक्स्ट देखो बेटा t की पावर -2, यहाँ पर बेटा t की पावर -x प्लस y -2z, तो -2 इज इक्वल टू -x प्लस y -2z बेटा। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, x की वैल्यू क्या 1, तो -1, y की हमने निकालनी है y प्लस -2z, z की वैल्यू क्या आपकी 1, तो -2, तो यहाँ पे बेटा -2 इज इक्वल टू -1 प्लस y -2, -2 से -2, y की वैल्यू क्या निकल गई बेटा यहाँ पे 1। तो देखो बेटा ये थी आपकी इक्वेशन E इज इक्वल टू के वी की पावर x, T की पावर y, F की पावर z। तो बेटा के डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट था, v की पावर x, x की वैल्यू क्या आपके पास बेटा 1, तो v की पावर 1, T की पावर y, y की वैल्यू क्या बेटा 1, तो T की पावर 1, F की पावर z, z की वैल्यू क्या बेटा 1, तो F की पावर 1। एक्सपेरिमेंटली तौर पे बेटा k की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे 1 निकलेगी, तो आपका फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू FTV। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, अगर हम चूज करते हैं फिर बेसिक क्वांटिटी के तौर पे वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स को, तो आपका एनर्जी का फॉर्मूला निकलेगा ये बेटा। एक बार बेटा इसको आप नोट डाउन करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बेटा। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो भी आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन के इनसाइड स्टेटमेंट क्या है। इफ वेलोसिटी v, टाइम t एंड एनर्जी
ई, वर्ड चूज एज बेसिक क्वांटिटी। अब की बार बेटा बेसिक क्वांटिटी के रूप में सिलेक्ट किया हमने वेलोसिटी, टाइम और एनर्जी को। बेटा यहाँ से आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है सरफेस टेंशन की। आप यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव करोगे सरफेस टेंशन का, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, वेलोसिटी, टाइम और एनर्जी के रिस्पेक्ट में। दोबारा से समझो बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। अब की बार हमने बेसिक क्वांटिटी के रूप में सिलेक्ट किया बेटा एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को। तो बेटा एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को बेसिक क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद हमने डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना बेटा सरफेस टेंशन का। जो स्टेप 1 है बेटा उसके अंदर हम देखते हैं जो किसका डायमेंशन फॉर्मूला बेटा फाइंड आउट करेंगे, सरफेस टेंशन का। किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी, टाइम और एनर्जी के रिस्पेक्ट में। S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E की पावर x, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V की पावर y, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर z, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर x, V की पावर y और T की पावर z। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा। तो बेटा अब हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को यहाँ से हटाएंगे, तो S इज इक्वल टू के E की पावर x, V की पावर y और T की पावर z। बेटा K क्या आपका डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, जिसको हमने यूज किया प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल की जगह। स्टेप 2 के इनसाइड बेटा हम क्या करते हैं, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन के। बेटा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेम एज डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की आपकी टर्म है बेटा s और राइट हैंड साइड की आपकी टर्म है k E की पावर x, V की पावर y, T की पावर z। बेटा s रिप्रेजेंट करता आपका सरफेस टेंशन को और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा m की पावर 1, T की पावर -2। k बेटा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। ये कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ये क्या है बेटा, एनर्जी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपका एनर्जी को, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2 की पावर x। v है बेटा वेलोसिटी और वेलोसिटी का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है L की पावर 1, T की पावर -1 की पावर y। T रिप्रेजेंट करता है बेटा टाइम को, T की पावर z। बेटा अब हम इसको MLT की फॉर्म में लिखेंगे, m की पावर 1, L की पावर 0, T की पावर -2, m की पावर x बेटा, L की पावर 2x, L की पावर y। तो हम इसको लिखेंगे L की पावर 2x प्लस y, T की पावर -2x, T की पावर -y और T की पावर प्लस z। तो इसको लिखेंगे बेटा हम T की पावर -2x -y प्लस z। दोबारा से देखो बेटा स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होती है राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन के। अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म आपकी ये है और ये आपकी राइट हैंड साइड की टर्म। S किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सरफेस टेंशन को, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m की पावर 1, T की पावर -2। K बेटा कांस्टेंट है और डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। E रिप्रेजेंट करता है बेटा एनर्जी को, तो एनर्जी का आपका फॉर्मूला बेटा m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2 की पावर x। V है बेटा वेलोसिटी, L की पावर 1, T की पावर -1 की पावर y। T रिप्रेजेंट करता है बेटा टाइम को, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका T की पावर z। तो बेटा MLT फॉर्म में लिखते हैं इसको m की पावर 1, L की पावर 0, T की पावर -2। यहाँ से बेटा m की पावर x, m की पावर x, L की पावर 2x, L की पावर 2x। तो यहाँ से बेटा L की पावर y यानी कि L की पावर y, तो इसको हम लिखेंगे L की पावर 2x प्लस y। यहाँ से देखो बेटा T की पावर -2x माइनस T की पावर y माइनस T की पावर y और T की पावर z। तो इसको लिखेंगे T की पावर -2x माइनस y प्लस z। जो बेटा स्टेप नंबर 3 है उसमें हम बेसिस का कंपैरिजन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म के बेस और राइट हैंड साइड की टर्म के बेस का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे देखो m की पावर 1, m की पावर x, तो x की वैल्यू क्या निकल गई बेटा आपकी 1, L की पावर 0, L की पावर 2x प्लस y, L की पावर 0 इज इक्वल टू L की पावर 2x प्लस y, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस y। y की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से -2x और x की वैल्यू क्या थी आपकी 1, वो सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो y की वैल्यू क्या निकल गई बेटा -2। नेक्स्ट देखो बेटा t की पावर -2, t की पावर -2 इज इक्वल टू t की पावर -2x माइनस y प्लस z। तो -2 इज इक्वल टू -2x माइनस y प्लस z।
-2 एज इट इज बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 x की वैल्यू थी आपकी 1, तो बेटा y की वैल्यू थी -2 और माइनस का ऑलरेडी -2 प्लस z। यहाँ पे देखो बेटा -2 ये माइनस माइनस प्लस प्लस के 2 प्लस z, ये बेटा कैंसिल आउट, तो z की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से बेटा आपकी -2। यहाँ से देखो बेटा आपकी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू k e की पावर x e की पावर y t की पावर z, k एज इट इज बेटा e की पावर x की वैल्यू क्या आपकी 1, तो e की पावर 1, v की पावर y की वैल्यू क्या बेटा -2 यानी v की पावर -2, t की पावर z की वैल्यू क्या बेटा -2 यानी t की पावर -2। एक्सपेरिमेंटली तौर पर यहाँ से बेटा k की वैल्यू निकलती है 1, तो सरफेस टेंशन हो गया आपका e v की पावर -2 t की पावर -2, किसके अकॉर्डिंग बेटा, अगर हम बेसिक क्वांटिटी के रूप में सिलेक्ट करते हैं वेलोसिटी, टाइम और एनर्जी को। बेटा यहाँ पे एक चीज और देखो आप, जो आपकी x की वैल्यू है 1, इसका मतलब सरफेस टेंशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी के। यहाँ पर बेटा y की वैल्यू क्या आपकी -2, इसका मतलब है सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और t की पावर -2 इसका भी मतलब क्या बेटा सरफेस टेंशन यानी कि s इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के बेटा, t की वैल्यू क्या -2। दोबारा से देखो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के इनसाइड आपको बेटा बेसिक क्वांटिटी के रूप में दी है वेलोसिटी, टाइम, एनर्जी, और बेटा आपको यहां से फॉर्मूला ड्राइव करना सरफेस टेंशन का, किसके अकॉर्डिंग, वेलोसिटी, टाइम और एनर्जी के अकॉर्डिंग बेटा। तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e की पावर x, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर y, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t की पावर z, तो इसको हम लिख सकते हैं s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e की पावर x, v की पावर y, t की पावर z। बेटा प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया कांस्टेंट, s इज इक्वल टू k e की पावर x, v की पावर y, t की पावर z। k क्या बेटा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है लेकिन इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है बेटा। स्टेप 2 के इनसाइड बेटा हम करते हैं, अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट है तो बेटा इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होगी राइट हैंड साइड की ईच टर्म की डायमेंशन की। स्टेप 2 में बेटा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेम एज डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की बेटा आपकी टर्म है s और राइट हैंड साइड की आपकी टर्म है k e की पावर x, v की पावर y और t की पावर z बेटा। s रिप्रेजेंट करता है बेटा सरफेस टेंशन को, और सरफेस टेंशन का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है m की पावर 1 t की पावर -2 बेटा। k बेटा कांस्टेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है तो ये डायमेंशन लेस है। ये रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका एनर्जी को, और एनर्जी का आपका फॉर्मूला है m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 की पावर x। v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, और वेलोसिटी का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है l की पावर 1 t की पावर -1 की पावर y। t है बेटा टाइम के लिए तो t की पावर z। mlt फॉर्म में लिखते हैं बेटा m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर -2, m की पावर x, m की पावर x, l की पावर 2x प्लस l की पावर y, इसको लिखेंगे l की पावर 2x प्लस y, t की पावर -2x माइनस t की पावर y और t की पावर प्लस z, तो इसको लिखेंगे t की पावर -2x माइनस y प्लस z। स्टेप 3 के इनसाइड बेटा हम करते हैं बेसिस का कंपैरिजन, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म के बेस और राइट हैंड साइड की टर्म के बेस का कंपैरिजन। देखो बेटा m की पावर 1, m की पावर x, x की वैल्यू निकल गई आपकी यहाँ से 1, l की पावर 0, l की पावर 2x प्लस y, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस y, y इज इक्वल टू -2x, और x की वैल्यू क्या आपकी 1, तो y की वैल्यू क्या निकल गई बेटा -2। नेक्स्ट में देखो t की पावर -2 और t की पावर -2x माइनस y प्लस z, -2 इज इक्वल टू -2x माइनस y प्लस z। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, -2 एज इट इज, -2x की वैल्यू क्या आपकी 1, तो -2 इंटू 1 माइनस, और y की वैल्यू क्या -2 प्लस z, -2 इज इक्वल टू -2, ये बेटा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस z, 2 से 2 कैंसिल आउट, z की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ से आपकी -2। ये थी बेटा आपकी इक्वेशन, s इज इक्वल टू k e की पावर x, v की पावर y, t की पावर z। s इज इक्वल टू k e की पावर x, x की वैल्यू क्या बेटा 1, तो a की पावर 1, v की पावर y, y की वैल्यू क्या निकली बेटा -2, v की पावर -2, t की पावर z, z की वैल्यू क्या बेटा -2, t की पावर -2। बेटा
एक्सपेरिमेंटली तौर पे के की वैल्यू क्या निकलती है यहाँ पर 1। तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा सरफेस टेंशन का, किसके अकॉर्डिंग, वेलोसिटी, टाइम और एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं बेसिक क्वांटिटी के रूप में, तो एस इज इक्वल टू ई वी की पावर -2 टी की पावर -2 बेटा अब आप यहां पे देखो v की पावर क्या है -2 और t की पावर भी क्या है -2। अगर आपकी पावर माइनस में आते हैं इसका मतलब क्या होगा, सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी और टाइम के। e की पावर है +1, इसका मतलब क्या बेटा, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। बेटा एक बार इनको नोट डाउन करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक बार नोट डाउन करें बेटा, उसके बाद हम इसकी लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे।